नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो तो प्रॉमिस मैं निभाऊँगा ही, ठीक है? मैं अभी भी अपने प्रॉमिस पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है? ये 8 अगस्त का जो भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद 9 अगस्त का करेंगे, फिर 10 अगस्त का करेंगे। ऐसे हम लोग डे टू डे चलते चलेंगे, ठीक है? साथ में जो जुलाई का बच गया है, तो जुलाई का मैं कवर कराऊँगा, लेकिन वो मंथली पीडीएफ रहेगा और मैं मंथली ही कवर करवाऊँगा, ठीक है? तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जुलाई का इस तरह से आएगा। 4-5 में मैं कवर करा दूँगा। अभी हाई टाइम है जहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं वो याद रहेंगी, ठीक है? पेशेंस का समय है, पेशेंस रखिएगा और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 8 अगस्त का जो भी है। देखिए, ये जो 8 अगस्त का मैं कह रहा हूँ, ये 8 अगस्त का ये नहीं है कि 8 अगस्त का जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं इंक्लूड करूँगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि 8 अगस्त से तो 8 अगस्त का ही होगा, हो सकता है 7 का हो सकता है 6 का हो सकता है 5 का हो, 4 का हो, ठीक है? मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब है कि मैं जीए मिसलेनियस को कवर कराना चाहता हूँ, ठीक है? जो पर डे चलेगा। साथ में पीआईबी के जो न्यूज़ होते हैं वो भी मैं करवा दूँगा यहाँ पर, ठीक है? जो फाइनेंस के न्यूज़ होते हैं वो भी मैं करा दूँगा। ये तो क्या हो रहा है, ये तो अगस्त के हो रहे हैं ना, ठीक है? इसके साथ-साथ फिर मैं जुलाई का भी करवाऊँगा, लेकिन जुलाई का तो डे टू डे नहीं कर सकता हूँ, डेली नहीं कर सकता हूँ, समय ही नहीं है, समझे? तो जुलाई के लिए क्या करना पड़ेगा, जुलाई के लिए मैं पार्ट वाइज़ वीडियो लेकर के आऊँगा। इसका नोट्स मेरा ऑलरेडी डन है, अगर मैं लेके नहीं आ पाया तो नोट्स में दे दूँगा आपको, ठीक है? यहाँ पर ये दोनों मैं आपको कराना चाहता हूँ। जून का मैंने काफ़ी कुछ रिपोर्ट सब कराया है, ठीक है? इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अगर होगा जून का, तो आप मुझे बोल देना तो मैं करा दूँगा, ठीक है? मेरा वीडियो बनाने में टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे सब कुछ काम अभी खुद ही करना पड़ रहा है, जो भी कंटेंट राइटिंग है, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अभी मैं हायरिंग कर रहा हूँ और जल्दी ही हायर हो जाएगा तो मैं जल्दी कंप्लीट कर पाऊँगा, ठीक है? हालाँकि ये जो 2 चीज़ मैंने बोला ये तो मेरा चलेगा ही, ठीक है? अगस्त का जो डेली है करंट अफेयर्स वो आते ही रहेगा और जुलाई का जो है वो पार्ट वाइज़ आएगा। जून का भी मैं कन्फर्म कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जून का तब कन्फर्म कर पाऊँगा जब मेरे साथ कोई जुड़ेगा, जब मेरा हायरिंग कंप्लीट होगा तब, ठीक है? तब तक के लिए तो अभी हम लोग यही करते हैं, इसमें भी हम लोगों का काफ़ी नंबर आएगा। आप देख लीजिएगा कि यहाँ आपको शायद 10 से 15 नंबर मिल सकते हैं, समझे? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 10 से 15 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं जीए में, ठीक है? इनफैक्ट ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है? इतना तो मिल सकता है हमको ऐसा लगता है, ठीक है? बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस न्यूज़ से। ये न्यूज़ को कैसे हम लोग कवर करते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर है ना, एक वो रफ बनाएँगे, ठीक है? रफ में वो फ्लो चार्ट बनाएँगे। ये फ्लो चार्ट पे ही आपको पढ़ना है, ठीक है? अभी आप इसको एक बार रीड कर लेना और मैं भी आपको रीड करा दूँगा, ठीक है? तो आप रीड ना भी करो तो भी चलेगा। लेकिन जो ये आपका फ्लो चार्ट है, यही चीज़ आपको याद करवाएगा। जब आपके एग्ज़ामिनेशन में 2 दिन, 3 दिन रहेंगे, तो आप रिविज़न कहाँ से करोगे? इस फ्लो चार्ट से करोगे, ठीक है? साथ में एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखो कमेंट में आप लोग अच्छा-अच्छा चीज़ दो, समझे? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, यहाँ पर 8 अगस्त, 9 अगस्त में कुछ ऐसा न्यूज़ होगा जो कि मैं कवर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वो आपको लगता है कि कवर होना चाहिए क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को लिख दो, ठीक है? इससे 2 फ़ायदा होगा, जो आदमी भी उस इन्फॉर्मेशन को लिखेगा, उसको वो इन्फॉर्मेशन याद रह जाएगा। तो अगर एग्ज़ामिनेशन में खुदा ना खास्ता अगर वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप जवाब दे पाओगे, समझे? और जो व्यक्ति वो इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानता होगा, तो वो जान लेगा आपका कमेंट की वजह से। समझे? तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सब लोग अपना एक नया-नया इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँगे कमेंट सेक्शन में, तो आप जब कमेंट सेक्शन को पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन न्यू-न्यू मिल जाएगा। तो इस वे में आपका जो पूरा ये है करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होगा। ठीक है? वहाँ तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ मैं आपका बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले यहाँ पर शॉर्ट में बनाते हैं एक फ़ोटो, उस फ़ोटो को जब हम लोग देखेंगे, उसी से हम लोग को ये सारा कुछ याद हो जाएगा। कैसे फ़ोटो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। ठीक है? ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं देखिए, एक यूनिवर्सिटी है समझे? इसका नाम है GGPUAT समझे? गोविंद बल्लभ सॉरी बी होगा यहाँ पे। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? गोविंद गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है? फिर से लिख देते हैं, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर का बात कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी किसका बात कर रहा है? एग्रीकल्चर का बात कर रहा है। और ये यूनिवर्सिटी किसका बात कर रहा है? टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी से और एग्रीकल्चर में, ये दोनों में ये यूनिवर्सिटी कुछ काम करना चाहता है। तो जानते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये एग्रीटेक करना चाहता है, समझे? एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी डालना चाहता है
और ये चीज को ये मार्केट में लाना चाहता है। लेकिन इसमें इसको प्रॉब्लम है, ये कुछ भी ले आएगा ना तो साथ में एक रोड़ा खड़ा रहता है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये बोलेगा कि देखो ये जो तुमने टैग बनाया है ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तब तो हम इसको मार्केट में नहीं आने देंगे। BIS बोल देगा, बार बार ये बात करेगा, बार बार ये बात करेगा। तो इसीलिए ये जो यूनिवर्सिटी है, ये हमें दिमाग लगाया, बोला कि ये जो BIS है ना, इसके साथ हम MOU कर लेते हैं, सबसे पहले इसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और इसी से एक फार्म मांग लेते हैं, एक फार्म मांग लेते हैं, और जिस फार्म में हम लोग एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और यही एक्सपेरिमेंट को फिर हम लोग यूज करेंगे, मार्केट में लेकर के आएंगे प्रोडक्ट, ठीक है, इनोवेशन लेकर के आएंगे। तब जो BIS है नहीं कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये जानेगा कि हाँ चलो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ जो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये किसके साथ MOU बना लिया है? BIS के साथ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ। और ये दोनों मिल करके एक फार्म खोला है जिसका नाम रखा है लोग स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फॉरम। ठीक है, मतलब ऐसा फार्म है जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर का डेमो चलाएंगे, समझे? तो ये फार्म बना लिया BIS के साथ ये यूनिवर्सिटी। अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, जो भी टेस्टिंग हो रहा है, वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हो रहा है। तो मार्केट में आराम से लेकर के आ पाएगा ये अपना प्रोडक्ट, इनोवेशन, समझे? यही यहाँ पे कह रहा है, समझे? ये है पूरा न्यूज कि GBP UAT इन लोगों ने MOU साइन कर लिया है BIS के साथ, ताकि एक फार्म लॉन्च कर सके, स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर डेमो फार्म इसका नाम है। ठीक है, इसको हम लोग रीड करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि फार्म का क्या नाम है? स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको हम लोग पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। इसमें क्या करेगा? ये एक एक्सपेरिमेंटल साइट बनकर के आएगा, ये जो फार्म है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइट होगा जहां पर टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, इंप्लीमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, यानी नया नया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और नया नया टेक्नोलॉजीज को इन अकॉर्डेंस विद इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? इससे स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस निकल करके आएगा, और साथ में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी निकल करके आ पाएगा, है ना? अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज भी MOU का है, ये समझते हैं, समझे? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने MOU साइन कर लिया है। इसके साथ MOU साइन कर लिया है NSE के साथ, हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है? इक्विटी शेयर्स बेचा जाता है, उसके बदले में पैसा उठाया जाता है। कंपनी क्या करती है स्टॉक मार्केट में? कंपनी अपना जो शेयर्स है वो बेचती है, उसके बदले में पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या बोला है कि देखो NSE भाई, मेरा डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा MSME है जिसको पैसा का जरूरत होता है, तो इन लोगों को भी कुछ ऑप्शन निकाल के दो ना, जो कि ये लोग पैसा उठा सके मार्केट से। तो NSE बोला कि ठीक है, आपका डिफेंस सेक्टर के लिए जो MSME है ना, इसके लिए हम एगो प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां से ये जो MSME लोग है, ये लोग पैसा उठा सकेगा, मार्केट से उठा सकेगा पैसा। ठीक है, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया NSE इमर्ज नाम से। अब NSE इमर्ज क्या करता है? ये NSE इमर्ज क्या करेगा? ये सारा इंफॉर्मेशन देगा, सारा जो भी बैंकिंग का सर्विस है ये दे देगा, समझे? ये जो डिपॉजिटरी है वो सर्विस दे देगा, समझे? और ये जो बैंकिंग का सर्विस है, डिपॉजिटरी का सर्विसेज है, ये NSE कैसे देगा? देखिए, MSME का जो भी होगा वो पहले अपना शेयर बेचेगा, और शेयर बेचेगा तो आदमी लोग शेयर को खरीद करके पैसा देगा। तो ये जो पैसा देगा या फिर शेयर को बेचना हुआ, तो शेयर को बेचेगा कौन? NSE इमर्ज। ठीक है, शेयर को बेचेगा NSE इमर्ज, फिर पैसा जो लेगा वो NSE इमर्ज लेगा। ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटी बनता है शेयर बेचने का, खरीदने का, वो सब कुछ NSE इमर्ज करेगा, और सिर्फ ये MSME को पैसा मिल जाएगा, समझे? तो यहाँ पर देखिए NSE जो है वो NSE इमर्ज नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जहां पर जो डिफेंस सेक्टर का MSME है वो लोग अपना शेयर को बेच करके पैसा कमा सकता है। और इस बीच में जो भी प्रोसेस होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा कॉम्प्लाइंस होता है, ठीक है, वहां बहुत सारे डिपॉजिटरीज काम आता है, तो ये सब जो ज्यादा टेक्निकल चीज है ये NSE कर लेगा अपना, समझे? तो NSE इमर्ज में बहुत सारा टेक्निकलिटीज है, उसको देख लेगा, और बाकी इसमें फायदा किसको हो जाएगा? जो डिफेंस सेक्टर में MSME। तो इसीलिए ये वाला MOU साइन हुआ है। ये स्लाइड में आपको यही चीज समझाया है मैंने, एक बार रीड कर लेते हैं ना। MOU हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और NSE में, टू इनेबल MSMEs इन डिफेंस सेक्टर टू रेज प्रोडक्टिव कैपिटल
थ्रू एनएससी प्लेटफॉर्म एनएससी इमर्ज। ठीक है, ये जो एमओयू है ये 5 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इफेक्टिव फॉर 5 इयर्स। इस एमओयू में क्या होगा, एनएससी असिस्ट करेगा एमएसएमई लोगों को by facilitating connections with intermediaries such as merchant bankers, registrars, transfer agents, depositories। तो ये सब टेक्निकलिटीज है स्टॉक मार्केट का, ये सब में असिस्ट करेगा एनएससी एमएसएमई लोगों को, क्योंकि एमएसएमई लोग तो नया नया है ना, इसीलिए। इसके साथ साथ ये गाइडेंस भी देगा कैपिटल मार्केट को लेकर के, कैपिटल रेजिंग मैकेनिज्म सिखाएगा और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी सिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज है साथी पोर्टल। समझे, ये साथी पोर्टल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए, टेस्ट देने के लिए और हेल्प करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है साथी। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, मान लीजिए जो एसएससी का तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो नीट का तैयारी कर रहा है, जेई का तैयारी कर रहा है, इसके लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, साथी पोर्टल मतलब सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट एंड टेस्ट एंड हेल्प। ठीक है, तो साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ताकि जो कि बच्चे हैं जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसको जेई, नीट जैसे एग्जामिनेशन में फायदा हो सके, और जेई, नीट, एसएससी ये सब एग्जामिनेशन में फायदा हो सके। ये साथी पोर्टल में क्या होगा, ये कुछ नहीं है, ये एक कोचिंग सेंटर है सरकार का कोचिंग सेंटर है, जहां पर क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा जेई का, नीट का, एसएससी का और बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ठीक है, यहाँ पर आप बढ़िया से टेस्ट भी दे सकते हैं। एक तो क्लास आपको मिलेगा, बढ़िया बढ़िया टीचर आपको मिलेगा, यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पर एआई का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह भी अच्छा मिल पाएगा। समझे, तो इतना कुछ होगा ये साथी पोर्टल से। साथी पोर्टल को कौन लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। ये किसके लिए है, ये बच्चों के लिए है जो जेई, नीट, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, तो कहता है कि साथी stands for self assessment, test and help for entrance examination to provide equal access to quality education for competitive examinations such as JEE, NEET, SSC, especially targeting students from undeserved regions। जो रीजन ऐसा है जो पूरा बैकवर्ड है, जिसको कोचिंग नहीं मिल पाता है, तो इसको कोचिंग हम लोग दे रहे हैं साथी पोर्टल के नाम से। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या क्या है, फ्री एजुकेशनल कंटेंट, जो भी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्री होगा। ठीक है, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट, जो आईआईटीएन होंगे, जो एम्स में ऑलरेडी कार्यरत है, वो लोग आपको कंटेंट देंगे, तो एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट होगा। यहाँ पर बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर एक सॉल्व विद मी का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए 60,000 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को असेस कर सकते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि जो एनसीईआरटी है, ये सारा कंपटीशन एग्जामिनेशन का बेस बनता है, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग होगा और एनसीईआरटी का वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा और लाइव क्लासेस होगा। साथ में ये जो पोर्टल है, इसमें एआई बेस्ड टूल्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, जैसे कि यहाँ चैटबॉट है वगैरह वगैरह यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रहेगा, आई होप। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज कहता है कि देखो भाई, अगला न्यूज कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है। ठीक है, इन्होंने एमओयू साइन कर लिया, यानी कि पार्टनरशिप कर लिया है, किसके साथ, यूनिसेफ का युवा के साथ, यूनिसेफ का युवा के साथ। ठीक है, और ये एमओयू सेट करके ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने कहा है कि देखो युवा, तुम लोग तो युवा है, तुम लोग का दिमाग बहुत चलता है, तुम लोग आइडियाज दो। और तुम लोग कैसे आइडियाज देगा, एक पोर्टल बना देते हैं, आइडियाज फॉर लाइफ। यहाँ पर तुम्हें ना हम लोगों को आइडियाज दो कि हम लोग किस तरह से काम करें, तुम लोग आइडियाज देगा, उस आइडियाज पे हम लोग काम करेंगे। अगर तुम लोग का आइडियाज बहुत अच्छा होगा तो तुम लोग को अवार्ड भी दिया जाएगा, तुम लोग को प्राइज भी दिया जाएगा। फिर ये सुन करके तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो आइडियाज फॉर लाइफ करके एक पोर्टल बनाया गया, एक वेबसाइट बनाया गया, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये क्या करेगा, ये आइडियाज खोज रहा है, तुम आइडियाज दो। 7 थीम्स है, 7 थीम्स में तुम एनर्जी दे सकते हो, सॉरी तुम आइडिया दे सकते हो, और ये आइडिया अगर अच्छा रहेगा तो तुम लोगों को प्राइज मिलेगा। समझे,
तो चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आइडियाज मांगा है, तो ये किसको लेकर के आइडियाज मांगेंगे, ठीक है। एक तो ये आइडियाज मांगेंगे सेव वाटर को लेकर के, ये सब इनका थीम है, सेव वाटर, ठीक है, सेव वेस्टेज, ठीक है, सेव ई वेस्ट, समझे। उसके बाद फिर एक और है कि प्लास्टिक वेस्ट, नो यूज प्लास्टिक, नो यूज प्लास्टिक। इस तरह करके इन्होंने 7 थीम दिया है। ये 7 थीम जानना बहुत जरूरी है। ये 7 थीम यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, देख लेते हैं। सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल्स। तो इसको कौन लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, ठीक है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल, ठीक है, टू गैदर इनोवेटिव आइडियाज फॉर प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल है, ठीक है। 7 क्रिटिकल थीम्स हम लोगों ने देख लिया, तो ये चीज भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम्स। यहाँ देखिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये सोच रहा है कि देखो भाई, हमसे गलती तो हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये सोच रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो सोच रहा है कि देखो भाई, हमसे तो गलती हो गया है। पूरा सरकार, चाहे अपोजिशन या चाहे हमारा सरकार हो या जो भी आदमी हो, सब हम लोगों को दोष दे रहा है। क्या दोष दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को? सब बोल रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत घटिया है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा चीज पढ़ाया जा रहा है, ऐसा चीज पढ़ाई हो रहा है जो कि अभी एप्लीकेबल ही नहीं है रियल लाइफ के लिए। तो रियल लाइफ के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये क्या है, घंटा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाया है, ये प्रोग्राम लेकर के आया है नेट्स। ये एक पोर्टल लाया है नेट्स 2.2, ठीक है। नेट्स का मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, टिसशिप, ठीक है, बोल नहीं पाता हूँ मैं यार। एंड ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इंटर्नशिप दिया जाएगा, ठीक है, इंटर्नशिप दिया जाएगा। एक पोर्टल बना दिया गया है, ठीक है। इस पोर्टल में क्या होगा कि अप्रेंटिसशिप आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर करना है रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप जब कहीं पर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आपका आर्टिकलशिप या फिर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ मिल सकता है। आपको कोई चीज रिपोर्टिंग करना है तो वो भी आप इसी पोर्टल से कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टाइपेंड मिलेगा तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये जो सिस्टम लाया गया है, ये किसके लिए है? किसके लिए ये ट्रेनिंग स्कीम लाया गया है? जो बेरोजगार है उसी के लिए लाया गया है। जो व्यक्ति, जो मान लीजिए कि डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर है या फिर कोई वोकेशनल कोर्स करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब विद्यार्थी है, कोई ग्रेजुएट है और उसको जॉब नहीं मिला है, मतलब कहीं ना कहीं वो मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मार्केट के लिए एप्लीकेबल बनाने के लिए उन लोग को हम लोग बोल रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप कर लो, ठीक है। इसमें हम लोग तुमको पैसा भी देंगे, इसे तुम नया नया चीज सीखोगे तब तुम लोग को जॉब मिल सकता है। तो यहाँ पर ये बुद्धि लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो स्टाइपेंड एम्प्लॉयर देगा, जो भी आपको आर्टिकलशिप में रखेगा, इंटर्नशिप में रखेगा, तो वहां पर क्या होगा, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो जो एम्प्लॉय आपको जितना देगा स्टाइपेंड, मान लीजिए 10,000 दे रहा है, तो सरकार उसको 50% रीइंबर्समेंट कर देगा, 50% लौटा देगा एम्प्लॉयर को। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर भी खुश हो, एम्प्लॉय सोचेगा कि हाँ, हम और आदमी को बुला लेते हैं, ट्रेनिंग करेगा मेरे सामने और फ्री में जल्दी से काम भी कर देगा, स्टाइपेंड भी कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों का फायदा हो जाएगा, एम्प्लॉयर का भी और जो आप है उसका भी, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम का नाम है नेट्स 2.0 पोर्टल, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। इसको इन हाउस डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, विद सपोर्ट फ्रॉम AICTE और बोर्ड्स और BOPT। बोर्ड्स मतलब कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और BOPT का मतलब बोर्ड्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये क्या है? ये पोर्टल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप पूरा अप्रेंटिसशिप लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराना हुआ, कोई वैकेंसी आया है तो वो वैकेंसी आप दे सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट क्रिएशन हो सकता है, सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, रिपोर्टिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं, स्टाइपेंड भी आपको मिल सकता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, ठीक है। ये स्कीम को देखते हैं, तो ये स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है? जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, डिप्लोमा होल्डर है या फिर जो वोकेशनल सर्टिफिकेट रखते हैं, उनको भी एलिजिबल है ये। कितने मंथ के लिए है? देखिए, ये तो है कि कोई कोई
ट्रेनिंग स्कीम जो है वो 6 महीने का होगा, कोई 7 महीने का, कोई 8 महीने का, तो वैरी कर सकता है। 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक का आपको ड्यूरेशन हो सकता है। जो गवर्नमेंट है वो रीइंबर्स करेगा 50% ऑफ द स्टाइपेंड जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय जो पे कर दिया पैसा, उसका 50% पैसा उसको मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट के द्वारा, एक बार जब आप ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे तो, ठीक है। ये न्यूज़ हम लोग देखिए। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन दे रहा है 200 मिलियन का। किसको? इंडिया को दे रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लेकर के, ठीक है। तो पूरा नाम इसको देखते हैं, ये पूरा नाम क्या है प्रोग्राम का? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडियन सिटीज प्रोग्राम। देखिए 100 सिटीज को चुना गया है, 100 सिटीज को चुना गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $200 बिलियन का पैसा दिया है, ठीक है। 200 बिलियन बहुत पैसा है। ये पैसा दिया है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या करने के लिए दिया है? बोला कि देखो जो पॉटी वोटी होता नहीं है, तो पॉटी बहुत गंदा होता है ना और महकता है, उसको साफ करने के लिए कोई है ही नहीं रेडी। लेकिन उससे क्या होता है, बहुत बीमारी होता है। बहुत सारा पॉटी होता है ना कि इधर उधर आदमी कर दिया है, गंदा लग रहा है। गाँव में अब कुछ कुछ मिडिल टाउन होता नहीं है, वहां पर भी बहुत लोग ऐसे ही पॉटी करके चला जाता है, समझे। तो अभी भी क्या है कि जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, समझे। सबसे बड़ा दिक्कत है पॉटी का। गाय भी जब गोबर करता है तो गोबर कर करके पूरा फैल गया है, गंदगी है। कोई पॉटी कर रहा है तो बह रहा है, नाली से कहीं तो जा रहा है ना पॉटी। इतना सारा पॉटी, मान लीजिए इतना सारा पॉटी है, इतना सारा पॉटी है, कितना गंदा लगेगा। तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पर उपाय कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या होगा, एडीबी इतना पैसा दिया है ताकि वेस्ट मैनेज कर पाए, सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर पाए, सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर पाए। कैसे मैनेज होगा? बायोमिथेनेस, बायोमीथेन का प्लांट बनवा लेगा, समझे। बायोमीथेन का प्लांट बनवा सकता है, ठीक है। कंपोस्टिंग कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारा चीज है, मतलब ऐसा कर सकता है कि वो गड्ढा कोड़े और गड्ढा में सारा पॉटी डाल दे और गड्ढा को ढक दे। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी पॉटी होगा, पॉटी क्या है, वो तो ह्यूमन वेस्ट है ना, ह्यूमन वेस्ट में कीड़ा निकलेगा और कीड़ा होगा वो पॉटी को खा लेगा, ठीक है। पॉटी को खा लेगा तो वो वापस से गायब हो जाएगा और वो मिट्टी बन जाएगा, समझे। तो वो प्लांट, वो गड्ढा कोड़ना, वहां पर सारा पॉटी डालना, ठीक है, उसको ढकना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए लोग पैसा मांगेगा, तो इसीलिए एडीबी $200 बिलियन पैसा दिए रहा है, ठीक है। यही है। साथ में आप देखे होंगे बहुत सारा लड़का लोग जो होता है, लड़का नहीं, बुजुर्ग लड़के लोग जो होते हैं, क्या करते हैं, जहां तहां सुसु करने लगते हैं, ये तो गलत है। तो उनके लिए कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जा रहा है। थोड़ा शर्म करो, शर्म लिहाज करो और टॉयलेट जाओ। तो कम्युनिटी यूरिनल बनाया जा रहा है और पब्लिक टॉयलेट बनाया जा रहा है, ये जहाँ पर वो लोग टॉयलेट करेंगे और हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो यही खेला है, यही चीज बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा एंड सैनिटेशन होगा 100 सिटीज में अक्रॉस 8 स्टेट। 8 स्टेट का बात हो रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 100 सिटीज, 8 स्टेट्स, ठीक है। ये लोन में क्या हो रहा है, ये लोन में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग होगा और इसका मैनेजमेंट होगा। कैसे? जैसे कि बायोमिथेनेशन प्लांट बनाया जाएगा, कंपोस्टिंग प्लांट बनाया जाएगा, मैनेज किया जाएगा लैंडफिल्स को, ठीक है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होगा, फिर प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाया जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जाएगा, यूरिनल बनाया जाएगा और स्वीपिंग इक्विपमेंट। मान लीजिए कि बहुत गंदगी है, ठीक है, उसको उठाने के लिए एक मशीन होता है, वो मशीन में आप हाथ नहीं लगाइएगा लेकिन वो गंदगी उठ जाएगा। तो वो मशीन खरीदने के लिए तो आपको पैसा लगेगा, तो पैसा भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस न्यूज में। अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कहता है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये एक प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। हमारा 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका चौथा सालगिरह मनाया जा रहा है। तो उसको ही ये लोग नाम दे दिया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ठीक है। एक शिक्षा को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है। हर इनिशिएटिव की एक एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत में, ठीक है। पहला है डेडिकेटेड टीवी चैनल। कुछ टीवी चैनल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पर क्या होगा कि हम लोग एजुकेशन देंगे, है ना। एजुकेशन चैनल हम लोग लेकर के आएंगे, मोस्टली इंडियन लैंग्वेज में लेकर के आता है। अभी फिलहाल ये लोग नया तमिल लैंग्वेज भी, तमिल चैनल भी लेकर के आया है। दूसरा है इसका प्राइमर्स फॉर अर्ली ग्रेडर्स। कुछ बच्चे नहीं होते हैं जो एबीसीडी पढ़ते हैं, 1 2 3 पढ़ते हैं, तो उन लोगों को हम लोग और लैंग्वेज में ऑप्शन देंगे कि इतना लैंग्वेज में तुम और पढ़ाई कर सकते हो। तो हम लोग 54 लैंग्वेज में ऑलरेडी ये ऑप्शन दे रहे थे, अब हम लोग 25 इंडियन लैंग्वेज और ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको ही हम लोग कह रहे हैं प्राइमर्स फॉर अर्ली ग्रेडर्स। तीसरा इनिशिएटिव है 10 बैगलेस डेज गाइडलाइंस। साल में आप 10 दिन अपने बच्चे को बिना बैग का स्कूल भेज दीजिए,
ऐसा एक गाइडलाइंस लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है वो स्ट्रेस फ्री जो होकर के जाएगा, मस्ती करेगा, नया नया चीज एक्सपीरियंस करेगा, नया नया चीज सीखेगा, उसका काम ही देगा। समझे? तो ये एक इनिशिएटिव था। अगला इनिशिएटिव है करियर गाइडेंस गाइडलाइंस। इसमें क्या होगा कि सरकार जो है वो बोलेगा कि देखो 500 तरीके का जॉब होता है, इतना सारा जॉब कर सकते हो, तुम सिर्फ एसएससी में मत पढ़ो, तुम सिर्फ इसमें मत पढ़ो। यहाँ पर आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करवाएगा करियर प्लानिंग को लेकर। फिर नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए एक नेशनल मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर ऑडियो बुक के थ्रू और ब्रेले मतलब कि ब्लाइंड लोगों को ब्रेले के थ्रू चीजों को सिखाया जाएगा। फिर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, टीचर को बहुत सारा चीज जरूरत होता है तो उसको ऑडियो बुक्स दिया जाएगा, जिससे कि वो नया नया चीज सीख सकते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। स्कूल इनोवेशन मैराथन, स्कूल में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए AICTE, नीति आयोग और AIM मिल करके बहुत सारा मैराथन लेकर के आएगा, बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च करेगा। ठीक है। ग्रेजुएशन एट्रीब्यूट्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बुक, यहाँ पर बताया जाएगा कि एक ग्रेजुएशन जो कर लिया है बच्चा, उसका किस तरह का गुण होना चाहिए, किस तरह का कॉम्पिटेंसी उसके पास होना चाहिए। ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब की इनिशिएटिव था जो कि लॉन्च किया गया था। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, ये बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है। ये समागम को किसने लॉन्च किया था ये भी आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम थी। अब अगला न्यूज को देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO, इन्होंने डोनर एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO, देखिए बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। बात ठीक है, बात उतना भी प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। क्या हुआ था 2022 में ना, इंडिया WHO को पूरा बोल रहा था कि WHO प्लीज यहाँ पर तुम एगो सेंटर खोलो, इंडिया में तुम एक सेंटर खोलो प्लीज। तो यहाँ पर होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया। इंडिया क्या साइन किया, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, जहां पर WHO ने बोला कि ठीक है, हम लोग जो है ना जामनगर में, गुजरात में हम लोग एक सेंटर खोलेंगे, GTMC सेंटर। ठीक है। ग्लोबल ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ये हम लोग खोलेंगे इंडिया में। ठीक है। तो इसके लिए खोला, लेकिन अब WHO बोला कि देखो भाई हम खोल तो देंगे, लेकिन इसमें तुम पैसा देगा, सरकार पैसा देगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या बोला कि हम पैसा दे देते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें वो डोनेशन देगा। डोनेशन कितना देगा, $80 मिलियन का डोनेशन देगा, ताकि ये जो सेंटर है ये अच्छा से काम कर पाए, अच्छा से हो पाए। ये सेंटर कहाँ पर है, ये सेंटर है जामनगर में, समझे, गुजरात में। ठीक? ये मेन चीज है। और ये जो पैसा दिया है ये कब तक के लिए दे रहा है, ये 10 साल के लिए दे रहा है, यानी 2022 से लेकर के 2032 तक। ठीक? अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO ने साइन किया है डोनर एग्रीमेंट। ठीक है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट डोनेट करेगा $85 मिलियन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है। टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ GTMC, यानी कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ठीक है। ये जो सेंटर है ये क्या करता है, ये जो है ना एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे काम करता है। मतलब कि देखिए जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है, ठीक है, जैसे कि कोई पत्ता खा लिए तो आपका बीमारी ठीक हो गया। ठीक है। तो ये सब को लेकर के ये लोग काम करता है। तो यही है बेसिक चीज। ठीक है। बैकग्राउंड मैंने आपको समझा ही दिया कि पहले 2022 में होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया, जहां पर GTMC इस्टेब्लिश किया गया जामनगर में। ठीक है। और ये फर्स्ट है और ओनली है ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यही पहला और ओनली ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर है। ठीक है। अब अगला न्यूज देखते हैं IPEF को लेकर के। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, यहीं पर आप देख लीजिए इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा होता है। समझ गए, देख रहे हैं यहाँ पर आप इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही एक फ्रेमवर्क है जिसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आया है। क्या है इसमें, बोलता है कि IPEF, इसका मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये जो ये रीजन है ना, ये रीजन के अंदर ये रीजन के अंदर 14 कंट्रीज है, और 14 कंट्रीज मिलकर के आपस में दोस्ती किया है ताकि सप्लाई चेन ठीक से हो सके।
अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना में क्या हुआ था कि जो दवाइयाँ हैं वो पहुँच नहीं पा रहा था। हाँ, एक देश से दूसरा देश तक जा नहीं पा रहा था। उसका रीज़न क्या है कि ट्रेन का सुविधा नहीं था, ठीक है? रोड का अच्छा सुविधा नहीं है, उसके बाद शिप का अच्छा सुविधा नहीं है। तो ये सप्लाई चेन जो है ना, जो सप्लाई कहीं पर पहुँच रहा है, कहीं से आ रहा है, ये सप्लाई चेन ठीक से नहीं था। तो इसके लिए ये लोग क्या किया कि सप्लाई चेन के लिए 3 बॉडी बनाया और बोला कि ये 3 बॉडी जो है सप्लाई चेन को देखेगा, ठीक है? ये 3 बॉडी क्या-क्या है? ये 3 बॉडी का नाम है सप्लाई चेन काउंसिल, ठीक है? सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। सप्लाई चेन काउंसिल क्या करता है? सप्लाई चेन काउंसिल करता है, ये देखता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग को जो भी सप्लाई चेन करना है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको ठीक से करवाओ। जो पब्लिक हेल्थ है, मतलब देश दुनिया में जो हेल्थ है वो ठीक से हो सके, उसके लिए सप्लाई चेन हम लोग को ठीक से रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ठीक से रखो। ये काम कौन करता है? सप्लाई चेन काउंसिल। ये तो पहला बॉडी हो गया। दूसरा बॉडी क्या है? क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क। ये क्या करता है? ये देखता है कि जब क्राइसिस आ जाता है तो उस समय हम लोग क्या चीज रिस्पॉन्स करेंगे, हम लोग क्या इमरजेंसी में सिचुएशन में कदम उठाएंगे। इस चीज को कौन देखता है? ये बॉडी देखता है, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क। तीसरा है लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। अब ये जो सप्लाई चेन में जितना भी लेबर लोग काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रहा है, एम्प्लॉयर काम कर रहा है, तो इन लोग के लिए हम लोग क्या-क्या राइट्स लेकर के आ सकते हैं, इसके बारे में एडवाइस देता है ये बोर्ड। तो अभी जो इंडिया जो है ना, वो सप्लाई चेन काउंसिल वाले बॉडी में वाइस चेयरमैन बन गया है। ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंडिया किसमें वाइस चेयरमैन बन गया है। न्यूज़ आपसे ये पूछेगा कि आईपीएफ क्या होता है? या फिर ये सप्लाई चेन काउंसिल क्या है? ये सप्लाई चेन के साथ और कौन-सा 2 बॉडी है? ठीक है? ठीक है? और ये पूछेगा कि सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयरमैन इंडिया बन गया है, तो चेयरमैन कौन बना है? तो ये देख लीजिए। तो ये जो सप्लाई चेन काउंसिल है, इसमें जो चेयरमैन है वो यूएसए है और इंडिया है वाइस चेयरमैन। एक लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें भी चेयरमैन देखिए यूएसए ही है, ठीक है? और इसमें जो वाइस चेयरमैन है वो फिजी है, ठीक है? क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क में रिपब्लिक ऑफ कोरिया चेयरमैन है और जापान है वाइस चेयरमैन, ठीक है? क्या याद रखना पड़ेगा आपको? आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर कि इंडिया कहाँ पर चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, ये याद रखिए। साथ में ये याद रखिए कि यूएसए जो है और 2 जगह का चेयरमैन है, ये याद रखिए। ठीक है? आईपीएफ की बात करें तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 14 मेंबर कंट्री है, ठीक है? 14 मेंबर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और यूएसए, ठीक है? ये लोग यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाया है, आपस में मिल करके दोस्ती किया है 4 चीज़ों को ठीक करने के लिए। 4 चीज़ क्या-क्या है? ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंसी, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीईएफ का 4 पिलर कौन-कौन सा है? ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंसी, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। जिसमें से इंडिया जो है वो 3 गो पिलर मानता है और 1 पिलर में बोलता है कि सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यानी कि 2, 3 और 4 जो पिलर है, इसमें इंडिया जॉइन किया है और बाकी जो पिलर नंबर 1 है, इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया का। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 नया नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि बड़ा-बड़ा नेशनल हाईवे बन रहा है। यहाँ पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। नया-नया आप यहाँ पर फोटो नया-नया यहाँ पर रोड बन रहा है। रोड बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोड बनेगा तभी तो सप्लाई चेन अच्छा हो पाएगा, तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, तो आप जो भी सामान खरीदते हैं, वो सामान का दाम कम हो जाएगा। दाम कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि जितना रोड बनाओ फायदा में रहोगे, क्योंकि रोड बनाएंगे तो दुनिया को दिखता है कि देखो रोड बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, रोड बनाएंगे तो बहुत सारा फायदा भी हो जाता है। तो यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है 8 नया प्रोजेक्ट। ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है? यहाँ आपका इसका कितना कॉस्ट है? 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का कॉस्ट लगेगा, ठीक है? और कितना लेंथ का बन रहा है? 936 किलोमीटर का लेंथ का बन रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये पीपीपी मॉडल के अंदर बनेगा, यानी कि इसमें सरकार भी कुछ काम करेगा, इसमें प्राइवेट आदमी भी कुछ काम करेगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा। इसके अंदर 3 मॉडल होता है, समझे? पीपीपी के अंदर ही 3 मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर 3 मॉडल होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर वो इंक्लूड किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है। ये 3 जो मॉडल है, इसका नाम है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, एचएएम यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, और लास्ट में ईपी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब चूंकि पीवीपी जो है ना, वो आपका फाइनेंस में सिलेबस में है, पीवीपी, ठीक है? तो इसीलिए
बीओटी के बारे में आप बताइएगा, एचएएम के बारे में आप बताइएगा और ईपी के बारे में आप बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में ये चीज मैंडेटरी है कि आप पीपीपी के बारे में बताएं। नहीं बताएंगे तो आपको, आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर आप एग्जाम में आ गया तो आप पहले क्यों नहीं बोले थे, ठीक है। पीपीपी क्योंकि यहाँ पर आ सकता है, करंट अफेयर्स में पीपीपी है, लास्ट 1 मंथ का न्यूज है, और आपका जो सिलेबस है वहां पर फाड़ फाड़ कर लिखा हुआ है पीपीपी। तो आपको पीपीपी के बारे में यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि बीओटी क्या होता है, एचएएम मॉडल क्या होता है और ईपी मॉडल क्या होता है और पीपीपी मॉडल क्या होता है, ये सब चीज आप बताइएगा, ठीक। यहाँ पर 8 प्रोजेक्ट का बात हो रहा था ना, तो यहाँ 8 प्रोजेक्ट में 4.42 करोड़ का मैन डेज रिक्वायर होगा। मैन डेज का मतलब क्या होता है, मैन और डेज, एक आदमी एक दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास अभी एक काम है, ठीक है, तो एक काम में कितना आदमी लगेगा, 2 आदमी लगेगा, तो हम बोलेंगे कि 2 मैन डेज का काम है, 2 आदमी का काम है, मतलब एक आदमी 2 दिन काम करेगा तो हो जाएगा, तो 2 मैन डेज का काम है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कितना जनरेट हो रहा है, 4.42 करोड़ मैन डेज, ठीक है। साथ में यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ भी लिखा हुआ उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि 2013-14 से लेकर के अभी हम लोग अपना लेंथ बहुत बढ़ा लिए हैं, जो ये रोड का नेटवर्क है ये बहुत बढ़ा लिए हैं, वो 1.6 टाइम्स हो गया है, ठीक है। अभी 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है, हम लोग अच्छा पेस में बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, मेन चीज आपने क्या यहाँ देखा कि 8 नया नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो रहा है। इसका कॉस्ट कितना हो रहा है, 50,000 करोड़, लेंथ कितना है 936 किलोमीटर। यहाँ पर पीपीपी मॉडल यूज होगा, बीओटी एचएएम और ईपी मॉडल यूज होगा, और यहाँ पर कितना मैंडेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, 4.42, ठीक है। अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कह रहा है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो टॉप एक्सपोर्टर कौन है जो कि बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को लेकर के। तो सबसे पहले है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, 836 बिलियन डॉलर्स इतना का इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया है। फिर है यूएस, ब्राजील, चाइना। ये जो टॉप 10 एक्सपोर्टर है, वो टॉप 10 एक्सपोर्टर जो है वो 72% ऑफ वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में जितना भी एग्रीकल्चर को लेकर एक्सपोर्ट होता है, ये टॉप 10 कंट्रीज 72% कर लेते हैं। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है। 2022 में इंडिया एक्सपोर्ट किया था 55 बिलियन डॉलर्स, लेकिन 2023 में ये घट करके हो गया 51 बिलियन डॉलर्स। तो 4 बिलियन डॉलर्स का कमी हो गया है, इंडिया ने कम एक्सपोर्ट किया है। ये क्यों किया है कम, जियोपॉलिटिकल इश्यूज था, जैसे रशिया यूक्रेन का वार हो गया था, रेड सी का क्राइसिस हो गया था, इसकी वजह से ये जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है इंडिया का कम हो गया, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि इंडिया ने बहुत सारा बैन भी लगाया है, वीट एक्सपोर्ट को लेकर के बैन लगा दिया है, नॉन बासमती राइस को लेकर के बैन लगा दिया है, शुगर को लेकर के बैन लगा दिया था। तो इतना सारा बैन लगाया है तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कम हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाले बात कौन कौन सा है कि इंडिया जो है वो 2023 में 51 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है, जो कि कम है, 7.3% कम है 2022 से। ये क्यों हुआ, जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, रेड सी का क्राइसिस चल रहा है, और इंडिया ने बहुत सारा प्रोडक्ट पे, बहुत सारा कमोडिटी पे बैन भी कर दिया था, इसकी वजह से ये हुआ है। टॉप एक्सपोर्टर कौन है, यूरोपियन यूनियन, 836 बिलियन का इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। यूएस डॉलर्स, सॉरी यूएस डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील एंड चाइना, ठीक। सिर्फ 3 देश ही है जिन्होंने इंक्रीज देखा है अपने एक्सपोर्ट में, ठीक है, ब्राजील, ईयू और थाईलैंड। टॉप 10 में ये 3 ही देश है जिन्होंने इंक्रीज देखा है, बाकी लोग इंक्रीज नहीं देखे हैं, थोड़ा डिक्रीज देखे हैं एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए यहां तक हम लोगों ने पीआईबी का न्यूज को डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉर्मल जीए मिसलेनियस। तो अभी मैं आपको फास्ट फास्ट कराऊंगा, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया। हिरोशिमा डे क्यों मनाया गया, क्योंकि 6 अगस्त को ही जापान के अंदर जो हिरोशिमा नाम का जगह है वहां पर बॉम्ब गिराया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। तो वर्ल्ड वार टू 1945 में हुआ था, और यहाँ पर हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां का आदमी लोग को आप अभी भी देखिएगा उसका नाक चपटा होता है, ऐसा होता है। ये जानते क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पर जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था, वहां पर न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ था, समझे। तो वहां पर जो बॉम्ब का इस्तेमाल किया था ना, उसका इफेक्ट अभी भी दिखता है, समझे। इसीलिए जब इतना ही इंपॉर्टेंट दिवस है तो ये आप याद रखना चाहिए, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया था। थीम क्या है, टुगेदर विद द हिबाकुशा लेट अस अचीव ए न्यूक्लियर वेपन फ्री पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड एंड आवर प्लेनेट, ठीक है। अब अगला न्यूज है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो भाग गई है, रिजाइन कर गई है, ठीक है, और भाग गई है। ये क्यों हुआ है,
और अभी क्या होगा, जब प्रधानमंत्री भाग गई है तो देश को अब कौन संभालेगा, जो एंटरिंग गवर्नमेंट है उसको कौन हैंडल करेगा, तो वहां का मिलिट्री हैंडल कर रहा है। तो मिलिट्री को जो लीड कर रहे हैं आर्मी चीफ, उनका नाम है जनरल वकार उज़्ज़मान। यही कंट्रोल लेंगे और एंटरिंग गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए, समझे। यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे कि क्या प्रॉब्लम वहां पर घटा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समराइज करके बता देता हूँ। देखिए क्या था बात, मैं आपको बताता हूँ। ये शेख हसीना है, इनके पापा जी जो थे ये थे मुजीबुर रहमान, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा, ये है मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो मुजीबुर रहमान जो थे ये बांग्लादेश को आज़ादी दिलाए थे 1971 में पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है वो वेस्ट वेस्ट बंगाल के बगल वाला जो देश है जिसको हम लोग अभी बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर पाकिस्तान जाकर के बोल रहा था ये तो हमारा पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान है। तो वहां से जो बांग्ला लोग हैं वो लोग लड़ाई किए, उनका लीडर थे मुजीबुर रहमान। उन्होंने लड़ाई किया, फाइट किया और बांग्लादेश को अलग किया। तो बांग्लादेश को बनाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका था, मुजीबुर रहमान का, इनके पिताजी का नाम, शेख हसीना के पिताजी, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बहुत लोग इससे नाराज हो गए, ठीक है। तो उसके बाद मुजीबुर रहमान के साथ इनका फैमिली का 17 फैमिली मेंबर को मार दिया गया। बच गई सिर्फ शेख हसीना और इनकी बहन। ये दोनों, ये दो जन जो थी इसीलिए बच गई थी क्योंकि ये लोग बाहर चली गई थी, दूसरे देश में थी, इसीलिए बच गई। इसीलिए ये आकर के फिर ये प्राइम मिनिस्टर बनी, 5 बार ये प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। और जो शेख हसीना है ये सबसे ज्यादा अ, देर तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, वुमेन, समझे। यहाँ पर झगड़ा क्यों हुआ और इनको भागना क्यों पड़ा ये समझते हैं। जब मुझे जब मुजीबुर रहमान अ, अलग किए बांग्लादेश को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया रिजर्वेशन। उन्होंने कहा कि जो भी फ्रीडम फाइटर है, जो हम लोग को फ्रीडम दिलाने में कंट्रीब्यूट किए हैं, उनके फैमिलीज को 30% जॉब रिजर्वेशन मिल जाएगा, जॉब रिजर्वेशन। एक बार क्या हुआ कि ये जॉब रिजर्वेशन को हटाने के लिए मांग उठा, तो वहां का जो जो कोर्ट था, वो कोर्ट ने बोला कि ठीक है ये चीज हटा देना चाहिए, रिजर्वेशन को हटा दिया गया। 2018 में ये जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है, 2024 में हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इस जो जो रिजर्वेशन है इसको वापस से हम लोग लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही वापस से लेकर के आने लगा, जो भी छात्र का संगठन था, जैसे कि बांग्लादेश छात्र लीग, ये लोग लड़ाई करने लगा, ये लोग प्रोटेस्ट करने लगा। और ये लोग प्रोटेस्ट जब कर रहा था, जब बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन लोगों पे मारामारी हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें मर गए। तो इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट था ये और वायलेंट हो गया, इतना वायलेंट हो गया है कि अभी जो बांग्लादेशी आर्मी टेक ओवर कर लिया है और शेख हसीना को भागना पड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर जो चीज जानने लायक है एग्जाम के लिए, वो है कि अभी अ, कौन लीड करेगा जब तक शेख हसीना यहाँ पर नहीं है, तो जनरल वकार उज़्ज़मान, ठीक है। और एक बात यहाँ पर जानना जरूरी है कि ये जो शेख हसीना है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इन द वर्ल्ड। इनका पार्टी का क्या नाम था, आवामी लीग। और ये आवामी लीग को कौन फाउंड किए थे, इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और बांग्लादेश को कब मिला था आजादी, 1971 में, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज में कह रहा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो फिजी गई हुई है, फिजी नाम की जगह गई हुई है, फिजी नाम की कंट्री गई हुई है, वहां पर वो मिलने के लिए गई हुई है। तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है और वहां का जो प्रेसिडेंट है, उनसे इनका मीटिंग होगा, समझे। मीटिंग में हम लोग दोनों का जो गठबंधन है, हम लोग दोनों का जो टाई है, हम लोग दोनों देशों का, वो अच्छा होगा, समझे। तो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई है फिजी, ठीक है। यहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करेंगी जिनका नाम है विलियम कैटोनीवर, और प्रेसिडेंट से बात करेंगे जिसका नाम है सिटीवेनी रैबुका, ठीक है। साथ में जो फिजी का कैपिटल है सुआ, वहाँ पर एक गांधी मेमोरियल कॉलेज है, तो वो को उसको भी देख लेंगी। और साथ में नादी जगह के नाम में एक शिवा सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल है, वहां पर भी विजिट करेंगे। ये न्यूज था ये वाला। आगे देखते हैं। आगे में है कि गवर्नमेंट ने 4 कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया है इस पेरिस ओलंपिक में। ये जो पेरिस ओलंपिक है ये 33rd नंबर का ओलंपिक गेम्स है, याद रहेगा आपको। यहाँ पर 4 स्टैम्प रिलीज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैवलिन थ्रो पे, और फील्डिंग हॉकी पे, सेलिंग पे, और टेबल टेनिस पे। खेलो इंडिया में 171 प्लेयर्स थे, सॉरी 117 प्लेयर्स थे, उसमें से 29 प्लेयर्स अभी हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। इंडिया ने 6 अगस्त तक 38 मेडल को अभी इकट्ठा कर लिया है, इसको अभी आप कैंसिल कर सकते हैं, जो लेटेस्ट है वो आप देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4 कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग और टेबल टेनिस के ऊपर। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज में बोल रहा है कि ये जो मनु भाकर है, मनु भाकर जो है वो जो ओलंपिक का क्लोजिंग सेरेमनी होगा, जहां पर इंडिया का झंडा को लहराना होगा, तो मनु भाकर लहराएंगी, ये कहा गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। तो क्लोजिंग सेरेमनी कब होगा ओलंपिक का? 11 अगस्त को, जहां पर इंडिया का झंडा कौन लहराएगी? मनु भाकर। इनको ये चीज कैसे मिला, इतना प्राउड का काम कैसे मिला? क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है जो कि एक ही एडिशन में 2 ओलंपिक मेडल जीत गई है। तो ये पहली इंडियन है जो एक ही एडिशन में 2 ओलंपिक मेडल जीत गई है, प्लस ये वुमेन भी है। साथ में एक और अचीवमेंट है, ये पहली महिला है जो कि शूटिंग में पहली बार ओलंपिक मेडल लेकर के आई है, पहली महिला है। तो अखियों से गोली मारे। हाँ, अब देखते हैं ये अगला न्यूज। अगला न्यूज है नोवाक जोकोविच को लेकर के। नोवाक जोकोविच जो है ये टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत बड़े खिलाड़ी। इसका नाम तो आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन ओलंपिक में इन्होंने पहला मेडल इस बार ही जीता है। ये जीतने के बाद ये ओल्डेस्ट मैन बन गए टू विन सिंगल गोल्ड इन इज स्पोर्ट। 1908 के बाद ये सबसे ओल्डेस्ट आदमी है जो कि अपने स्पोर्ट में जीते हैं गोल्ड। समझे? इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था लेकिन गोल्ड नहीं जीता। 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था लेकिन उसके बाद से नहीं जीता है। ठीक है, ये तो वही रोहित शर्मा वाला बात हो गया। रोहित शर्मा भी बहुत दिन से वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो इस बार जीता है। तो इसीलिए ये जो नोवाक जोकोविच है ये भी इस बार पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले उन लोगों ने 2008 में ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन गोल्ड तो गोल्ड हो गए हैं, है ना। इन्होंने किसको हराया है? कार्लोस अल्कराज को। ठीक है, इन्होंने ये ये जीत के बाद ये 4 आदमियों के अंदर शामिल हो जाते हैं, जो 4 आदमी के पास 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी है और ओलंपिक का गोल्ड भी है। वो 4 आदमी कौन कौन से हैं? अंद्रे अगासी, राफेल नडाल, स्टेफी ग्राफ एंड सेरिया विलियम्स। इसके बाद ये नोवाक जोकोविच भी आ गए हैं। ये 4 लोगों के पास ही 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, प्लस ओलंपिक में इन लोगों के पास गोल्ड भी है। अगला न्यूज को देखें तो ग्राहम थॉर्पे, जो ग्राहम थॉर्पे है ये इस दुनिया से चल के बसे हैं। इंग्लैंड के ये खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे। इन्होंने 100 टेस्ट खेले हैं इंग्लैंड के लिए। ठीक है, अब ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये इंडियन क्लासिकल डांसर है, भरतनाट्यम की और कुचिपुड़ी की। ये बहुत ही लीजेंड है जो 84 एज की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने बहुत ज्यादा अवार्ड जीता है, पद्मश्री भी जीत चुके हैं, पद्म विभूषण भी जीते हैं, फिर पद्म भूषण भी जीते हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी जीते हैं, तो बहुत कुछ जीते हैं। इनका एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है ए पैशन फॉर डांस। समझे? तो इतना ये बहुत बड़े हस्ती है जिनका डेथ हो गया है। ठीक है, इतना बड़ा हस्ती है तो कृष्ण जी इनके साथी होंगे। ये कृष्ण का मूर्ति है ना, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये पास अवे हो गई हैं 84 में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन अच्छा इन्फॉर्मेशन बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला को देखें तो नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि देखो हमारे भारत में ऊर्जा प्रगति होना चाहिए। हमारे भारत में ऊर्जा प्रगति हुआ भी है। 2020-21 में हमारा भारत में 28.7 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोड्यूस करवाए थे हम लोग, लेकिन 2023-24 में यानी कि इस बार हम लोग और डेवलप करके 36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर हम लोग गैस प्रोडक्शन किए हैं। हम लोग का ये एस्टिमेशन है कि 2026 तक हम लोग इसको ही 45.3 बिलियन क्यूबिक मीटर ले आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे हम लोग का फायदा होगा, हमारा देश जो है वो एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट हो पाएगा। समझे? आत्मनिर्भर हो पाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एनर्जी सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत। समझे? तो आवर सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग द गोल ऑफ विकसित भारत। ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। ये कहते हैं कि गैस प्रोडक्शन जो है 2020-21 में 28.7 बिलियन क्यूबिक मीटर था, इस बार हम लोग का इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2026 तक हम लोग क्या करेंगे? 45.3 बिलियन क्यूबिक मीटर ले आएंगे। ठीक है? अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कहता है कि एक ट्राई सर्विस फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जहां पर फाइनेंशियल इशू के बारे में बात किया गया है, पैसों को लेकर के बात किया गया है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में पैसा की जरूरत है, इसके लिए बात किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन बने थे वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सा न्यूज। 5 अगस्त को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक, अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है रिम्पैक एक्सरसाइज को लेकर के।
देखिए हमारा 29th एडिशन का रिम्पैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है हवाई में हो रहा है, ठीक है। इसका थीम क्या है? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। 29 कंट्रीज यहाँ पर मिल रहा है 29th रिम्पैक्ट एक्सरसाइज के लिए। रिम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक गया हुआ है, पार्टिसिपेट किया है, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसने जीता भी है। क्या जीता है? नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन। तो इस कंपटीशन को जीता भी है आईएनएस शिवालिक। इसीलिए रिम्पैक्ट एक्सरसाइज क्या होता है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। कितना नेशन इसमें इन्वॉल्व है वो आपका जरूरत पड़ जाता है। साथ में ये आप जान लीजिए कि ये आईएनएस शिवालिक है, ये पहला स्टेल्थ वारशिप है जो कि इंडिया ने बनाया है। स्टेल्थ वारशिप का मतलब होता है कि आप अलग अलग तरीके का रडार सिस्टम को यूज कर सकते हैं, इससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। ये जो है ये बाइनोमियल एक्सरसाइज है, मतलब कि बाइनोमियल एक्सरसाइज का मतलब होता है 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होता है, और ये लार्जेस्ट बाइनोमियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक, जो कि यूएसए लीड कर रहा है। ठीक है, अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कहता है कि एक बुक रिलीज होने वाला है, ठीक है। बुक का नाम है साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, रेमिटेंसेस, रेजिलियंस एंड रिहेबिलिटेशन। इसको एडिट कौन कर रहा है? एस आई रुदिया राजन। तो मिस्टर राजन जी इसको एडिट कर रहे हैं। ये बुक में बताया जाएगा कि जो सार्क कंट्रीज है, सार्क कंट्रीज के बीच में जो माइग्रेशन होता है, जो इंसान एक देश से दूसरा देश में जा रहा है, समझे, उसका क्या पैटर्न है, कौन सा देश से कौन सा देश मैक्सिमम जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है, ये सब के बारे में इस बुक में ये लोग पब्लिश करेंगे। ये बुक को एडिट करने वाले कौन है? एस इरुदिया राजन। इनके हिसाब से ये कहते हैं कि अगर सार्क कंट्रीज में भी कॉमन करेंसी हो गया, मान लीजिए कि सार्क कंट्रीज में सबके पास एक ही करेंसी है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सार्क कंट्रीज है ये अच्छा डेवलप कर पाएगा, ठीक है। अगला न्यूज में कहता है कि न्यू दिल्ली में एक एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री करवा रहा है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एक एग्जीबिशन करवा रहा है जिसमें हैंडलूम को लेकर के आप दुनिया को एग्जीबिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये 15 दिन का कार्यक्रम होने वाला है, 15 दिन का कार्यक्रम होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील करने वाला है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करने वाला है, कुछ भी बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करने वाला है। 15 दिन के लिए ये होगा। सर ये 15 दिन कब होता है? ये 15 दिन होता है 3 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ये करवा रहा है, इसको नाम दिया है ये लोग विरासत, ठीक है। तो विरासत का ये लोग नाम दिया है। ये 10वां हैंडलूम डे पर मनाया जा रहा है। पहला हैंडलूम डे कब मनाया गया था? 2015 में, 7 अगस्त 2015, ठीक है। अब अगला न्यूज है, डॉपलर रडार को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं स्पीति वैली में, समझे। ये स्पीति वैली कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। समझते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या है, रडार क्या है, ये समझते हैं। देखिए क्या हो गया, रडार क्या होता है? देखिए रडार क्या होता है ना, इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज करके ये जांच कर सकते हैं कि हमारे आगे में क्या है, समझे। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसा एक वेव भेजे, ठीक है, और यहाँ पर कोई सामान था, ये वेव थोड़ा सा टूट नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि इतना दूर में एक चीज है, या एक चीज इतना दूर में है, या एक चीज इतना दूर में है। ये कैसे आपको मालूम चल रहा है? दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन रडार से मालूम चल रहा है। मान लीजिए कि हम एक अंधा है, ठीक है, और मेरा रडार क्या है? मेरा रडार है मेरा ये लकड़ी। तो हम लकड़ी से देखेंगे, लकड़ी से देखेंगे, लकड़ी से देखेंगे, यहाँ पर ये तो कुछ है, इसको ही बोलते हैं रडार। लेकिन यहाँ पर हम लोग लकड़ी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसको कहते हैं रडार। लेकिन रडार में भी एक डॉपलर रडार होता है, समझे, डॉपलर रडार। और डॉपलर रडार है ना, ये और एक्यूरेट होता है, रडार से भी एक्यूरेट है डॉपलर रडार। अब डॉपलर रडार के अंदर आता है एक एक्स 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 रे नहीं एक्स बैंड, समझे। इसके अंदर आता है कि एक्स बैंड, ये और क्रूशल रहता है, ये और मतलब होता नहीं है, तेज होता है, समझे। तो यहाँ पर इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश में, ताकि हम लोग मोर एक्यूरेटली ये जान पाए कि आगे कौन सा डिजास्टर आने वाला है। जो डिजास्टर आने वाला होगा उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे, समझे। आगे हम लोगों का कौन सा वेदर खराब होने वाला है ये जान लेंगे, तो हम लोग पहले से रेडी रहेंगे। तो इसीलिए एक एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार, एक्स बैंड मतलब और मजबूत, डॉपलर मतलब और मजबूत, रडार, इस रडार हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं लाहौल स्पीति में, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। दिसंबर 2025 तक इसको हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। इससे हम लोग को क्या फायदा मिलेगा? एक्यूरेट डेटा मिलेगा वेदर को लेकर के और पोटेंशियल डिजास्टर को लेकर के। 3 डॉपलर रडार यहाँ पर हम लोग ऑपरेशनल है ऑलरेडी। खर्चा कितना लग रहा है? 13 करोड़, ठीक।
रडार का क्या मतलब होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पर आपको मैंने मतलब बता दिया है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं स्पीति वैली। स्पीति वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये जो है ना स्पीति वैली, इसका नाम स्पीति या पीति इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका लोकल लैंग्वेज में मतलब होता है मिडिल लैंड। इंडिया और तिब्बत के बीच में जो मिडिल लैंड है, इसको ये लोग बोलते हैं पीति या फिर स्पीति, समझे। तो यहाँ पर लैंग्वेज बोला जाता है स्टोड फोर्टी, ठीक है। जो फेमस टैबो मोनेस्ट्री है वो यहीं पर पाया जाता है स्पीति वैली में, ठीक। गवर्नमेंट ने पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया है, एक कर्नाटका में एक केरला में। कर्नाटका में जो है उसका नाम रखा है आदि चुचनगरी, और केरला में रखा है छुलनावर, छुलनावर, ठीक। अगला देखा जाए तो इसमें है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो अभी इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। झारखंड सरकार जो है ना, अभी हेमंत सोरेन जो है इसका चीफ मिनिस्टर है। तो हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड का, अभी ये जेल चला गया था, जेल से भी बाहर निकला है, तो ये कुछ अच्छा काम करना चाहता है क्योंकि ये जान रहा है कि हम बहुत खराब काम किए हैं, हम तो डूब जाएंगे, मेरा तो सरकार डूब जाएगा, तो इसीलिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कहा है कि 21 से 50 साल की जो भी महिलाएं हैं जिनका इनकम 8 लाख से कम है, तो उन लोगों को हम लोग 1,000 रुपया पर मंथ देंगे, फ्री का, पर महीना 1,000 रुपया देंगे। SC ST नहीं देखेंगे कि कोई SC ST जनरल, ये सब नहीं देखेंगे, सबको देंगे। जो भी लेडीज है, जो भी महिलाएं हैं 21 से 50 साल की उम्र उम्र की, जिनका इनकम 8 लाख से कम है, तो उन लोगों को हम लोग 1,000 रुपया पर मंथ का देंगे। इससे क्या फायदा होगा? सबको बोलेगा यार देखो हेमंत सोरेन हमको 1,000 रुपया दिया, 1,000 रुपया दिया, सब खुश हो जाएगा, समझे। खुश हो जाएगा तो इसको फिर से वोट देगा। इसीलिए ये अभी मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसमें इसका खर्चा बहुत होने वाला है, 4,000 करोड़ पर मंथ, एक मंथ में 4,000 करोड़ लगेगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लास तो नहीं चूज किया है ना, ये ओबीसी को नहीं चूज किया है, ये जनरल को चूज नहीं किया है, समझे, ये SC ST को चूज नहीं किया, ये तो सबको चूज कर लिया है। तो एनी वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 ईयर्स, जिसका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, उसको 4,000 करोड़ पर मंथ, उसको 1,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। इसके लिए सरकार को कितना खर्चा होगा? 4,000 करोड़ पर मंथ का खर्चा होगा, ठीक। इसका अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारा पंचायत में, बहुत सारा वार्ड में स्पेशल कैंप लॉन्च किया जा रहा है, ठीक। ठीक है, यहाँ पर 1,000 पर मंथ मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत, मतलब कि सीधा आपका बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो यूपीएससी का छात्र था, 3 यूपीएससी का छात्र था जिसका की मृत्यु हो गया पानी में डूबने की वजह से, और ये ब्लेम गया कि एमसीडी में अच्छा आदमी नहीं है जो अच्छा काम कर पाए, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो दिल्ली का जो एलजी है वो बोला कि देखो हम कैसे अपॉइंट करेंगे एमसीडी का आदमी को, एमसीडी का आदमी को हम लोग कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, हमको तो कोई एड मिला ही नहीं है, कुछ पैसा मिला ही नहीं है, साथ में मेरा थोड़ी ये है जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी ही नहीं है, जिम्मेदारी से हट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोला कि नहीं रे बाबा, तुम बहुत बदमाश है। जो एलजी है इसके पास स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, कानूनी इसके पास ड्यूटी है कि ये जो है एमसीडी का 10 मेंबर को नॉमिनेट करेगा बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आया, ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली एलजी टू नॉमिनेट 10 पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी is a statutory duty attached to his office and he is not bound by aid and advice of council minister। यहाँ पर अब लास्ट न्यूज है शायद, यहाँ पर अमेजन पे, एडियन और बिल डेस्क, इन तीनों को ये लाइसेंस मिल गया है कि ये लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकता है, दूसरे देश से भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये जो अमेजन पे है, आइडन है, बिल डेस्क है, इसका इस्तेमाल करके आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो इन लोगों को पेमेंट एग्रीगेटर का क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिल गया है, ये इनको अलाउ करता है टू ऑफर पेमेंट सर्विसेज इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सर्विसेज। अमेजन पे तो आप सब जानते ही हैं। बिल डेस्क क्या है? बिल डेस्क है बिल प्रोसेस करने का एंटिटी, समझे। और एडियन क्या है? ये नेदरलैंड हेडक्वार्टर कंपनी है, ठीक? तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर दिन का कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया हो। एक बार हम लोग फास्टली रिकैप कर लेंगे ताकि आपको चीज याद हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी था,
इनका दिमाग में ये काम चल रहा था, बात चल रहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इससे हम लोग को प्रोडक्ट लाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बीआईएस है ये बहुत बीच में रोड़ा खड़ा कर रहा है। ये बार बार बाद में बोलेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये हाथ जोड़ लिया, एमओयू साइन कर लिया बीआईएस के साथ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ, ताकि एक फार्म को मिल सके जिस फार्म में ये क्या करेगा, ये एक्सपेरिमेंट करेगा, टेस्ट करेगा अपने टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। ये था न्यूज। ठीक है, अगला न्यूज में हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एमओयू साइन कर लिया ताकि जो डिफेंस सेक्टर के एमएसएमई है उन लोग को पैसा इकट्ठा करने में, तो कैपिटल रेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। वो प्लेटफॉर्म कौन देगा? एनएससी देगा, एनएससी इमर्ज के नाम से। एनएससी इमर्ज जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टॉक एक्सचेंज का है। ये क्या करेगा? ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए हेल्प करेगा डिफेंस सेक्टर के जो भी एमएसएमई है उन लोगों को। ठीक है, साथ में जो डिफेंस सेक्टर के जो भी एमएसएमई है वो लोग ये जान जाएंगे कि कैपिटल मार्केट किस तरह से काम करता है, कैपिटल में हम लोग को क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस करना पड़ता है, ये सब के बारे में भी वो जान जाएंगे। कैसे? एनएससी इमर्ज को बताएगा। ठीक है, फिर अगला हम लोगों ने देखा साथी पोर्टल। साथी पोर्टल क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का आप असेसमेंट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, एंड हेल्प, आपको हेल्प मिल सकता है किसके लिए? फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जहां पर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जैसे कि जेई, नीट, एसएससी, इसके लिए फ्री एजुकेशनल कंटेंट मिल जाता है, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट मिल जाता है और बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है। ठीक है, इसमें एआई बेस्ड टूल्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अगला न्यूज हम लोग देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को बहुत सारा आइडिया की जरूरत था। वो आइडिया को मांगने के लिए किसके पास गया? यूनिसेफ युवा के पास गया। यूनिसेफ युवा को बोला कि देखो भाई साहब, हम एक पोर्टल बनाए हैं, तो उस पोर्टल का नाम रखें आइडियाज फॉर लाइफ। यहाँ पे तुम अपना अपना आइडियाज दो, तुम्हारा आइडिया जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे और अपने काम करेंगे अपना मिनिस्ट्री में। तो तुम ये 7 थीम्स है, ये 7 थीम्स पे ही तुम अपना आइडियाज दो। जो भी तुम्हारा आइडियाज होगा, अगर अच्छा आइडिया होगा तो तुमको कुछ प्राइज दे देंगे और वो आइडिया को हम लोग अचीव कर लेंगे। तो 7 क्रिटिकल थीम्स जिसमें ये आइडिया मांग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, वो 7 एरियाज कौन कौन सा है? सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल्स। फिर हम लोग देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। यहाँ पर इंटर्नशिप दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा किसको? जो बेरोजगार है, जैसे कि ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर और वोकेशनल जो सर्विसेज, वोकेशनल सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं उन लोगों को। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल। इस पोर्टल में आप अप्लाई भी कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, रजिस्टर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, स्टाइपेंड मिल सकता है आपको, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सब चीज आप इसमें कर सकते हैं। ये जो स्टाइपेंड ये आपको एम्प्लॉयर देगा, तो एम्प्लॉयर को 50% ऑफ द स्टाइपेंड रिइंबर्समेंट मिल जाएगा सरकार की तरफ से। फिर हम लोग देखें कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन दे रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर। ठीक है, इस पूरा नाम क्या है इस प्रोग्राम का? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडियन सिटीज प्रोग्राम। इसके अंदर 100 सिटीज में 8 स्टेट चुना गया है, 8 स्टेट चुना गया है, उसके अंदर 100 सिटीज में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जहां पर सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, यानी कि पॉटी वगैरह को मैनेज किया जाएगा। कैसे मैनेज किया जाएगा? हो सकता है कि बायोमीथेन का प्लांट बना दिया जाए, हो सकता है कि बड़ा बड़ा लैंडफिल करा दिया जाए, समझे, हो सकता है कि रिकवरी फैसिलिटी बना दिया जाए, हो सकता है कि और कुछ काम किया जाए। साथ में कंस्ट्रक्शन का किया जाएगा टॉयलेट का, कम्युनिटी टॉयलेट का, कम्युनिटी यूरिनल का, जहां पर लोग सुसु कर सकते हैं, पॉटी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्वीपिंग इक्विपमेंट है, साफ सुथरा करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 में, उसका 4th एनिवर्सरी मनाया गया और इसको किस नाम से मनाया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024। इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। एक है डेडिकेटेड टीवी चैनल लगा दो जिसमें नया नया चीज सिखाया जाए। प्राइमर फॉर अर्ली ग्रेडर, नया नया जो बच्चा है उनको एबीसीडी सिखाओ नया नया लैंग्वेज के अंदर। 10 बैगलेस डेज गाइडलाइंस, इस गाइडलाइंस के अंदर लोगों को, सॉरी, जो बच्चे हैं उनको बिना बैग का स्कूल भेजो, नया नया चीज सीखेंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। करियर गाइडेंस गाइडलाइंस, यहाँ पर 5 से ज्यादा जॉब के बारे में बताया हो कि 500 से ज्यादा जॉब है, तो इससे क्या होगा, लोग अपना करियर प्लानिंग कर पाएंगे। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग दो, जिसमें आप मेंटरशिप दे रहे हो ऑडियो बुक्स के थ्रू,
ब्रैले के थ्रू। उसके बाद नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, टीचर को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सिखा रहे हो ऑडियो बुक्स के थ्रू। स्कूल इनोवेशन मैराथन, स्कूल में इनोवेशन प्रमोट कर रहे हो। ग्रेजुएशन एट्रीब्यूट्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बुक, प्रोफेशनल के पास क्या क्या कॉम्पिटेंसी रहना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, ये भी आप बताओगे इसके अंदर, ठीक है। ये की इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इस समागम के अंदर, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO ने मिलकर के एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इसमें क्या कहानी हुआ था, 2022 में एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया, जिसमें WHO ने क्या किया था, अपना एक सेंटर खोला था जामनगर गुजरात में। सेंटर का क्या नाम था, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जहां पर वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करेगा, सोच विचार करेगा। तो WHO GTMC यानी कि ग्लोबल ट्रेडिंग मेडिसिन सेंटर को कुछ पैसों का रिक्वायरमेंट था, इसके लिए डोनेशन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। कितना, $85 मिलियन, ठीक है। मैंने गलती से 80 मिलियन यहाँ पर लिख दिया है, तो $85 मिलियन डोनेट करेगा अगला 10 साल में, 2022 से लेकर 2032 तक का टाइम है, ठीक है। अगला हम लोगों ने देखा कि IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जहां पर 14 कंट्री मेंबर है, ठीक है। ये लोग 4 पिलर के बारे में बात करता है, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। तो ये लोग जो है सप्लाई चेन के लिए 3 बॉडी बनाया था, सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस नेटवर्क रिस्पॉन्स नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। सप्लाई चेन काउंसिल में इंडिया को वाइस चेयरमैनशिप मिला है और USA को चेयरमैनशिप मिला है। इसका 3 जो बॉडी है, सप्लाई चेन काउंसिल, ये सप्लाई चेन के बारे में बात करता है। जो क्राइसिस नेटवर्क है, ये क्राइसिस के समय हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, इसके बारे में बात करता है। ये लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड है, ये लेबर को लेकर के क्या राइट्स होना चाहिए, ये एडवाइस करता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया है। IPEF क्या होता है, ये इसका मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है। 14 कंट्री यहाँ पर है, 2022 में लॉन्च किया गया था टोक्यो जापान से, ठीक है। इसमें 4 पिलर है IPEF के अंदर, ट्रेड, सप्लाई चेन, रेजिलियंसी, उसके बाद क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। इंडिया जो है वो पिलर नंबर 2, 3, 4 में ज्वाइन किया हुआ है और 1 में बोला है कि सोचेंगे, यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस लिया हुआ है। 8 नया नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका कॉस्ट है 50,000 करोड़, जिसका लेंथ है 936 करोड़, सॉरी 936 किलोमीटर। ये जो प्रोजेक्ट है ये PPP मॉडल के अंदर काम होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर काम होगा। इसके अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके अंदर काम हो सकता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि BOT मॉडल, फिर HAM यानी कि हाइब्रिड एनओटी मॉडल, और लास्ट में EP यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। ये तीनों मॉडल के बारे में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये बताया गया। इसके बाद फिर एग्रीकल्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर के एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, एक स्टैटिस्टिक्स लॉन्च किया गया, जहां पर टॉप एक्सपोर्टर के बारे में बात किया गया। सबसे पहला नंबर में था यूरोपियन यूनियन, फिर US, फिर ब्राजील, फिर चाइना, ठीक है। जो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स थे वो मोस्टली 72% जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वही लोग खुद करते थे। तो यहाँ पर मोस्टली बहुत लोगों का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम हुआ है। जो टॉप 10 भी होगा या टॉप 10 में टॉप 7 जो है, मतलब कि जो 7 कंट्रीज है वो लोग का डिक्रीज हो गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। 3 ही आदमी का, यानी 3 ही कंट्रीज का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा है, ब्राजील का, EU का यानी कि यूरोपियन यूनियन का, और थाईलैंड का, ठीक है। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा गिर गया है। 2022 में इंडिया एक्सपोर्ट करा था $55 बिलियन, लेकिन अभी 2023 में इन लोगों ने किया है $51 बिलियन, $4 बिलियन का कमी हो गया है, यानी कि 7.3% का कमी हो गया है। ये क्यों हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया था, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वार हो गया था, रेड सी क्राइसिस हो गया था, साथ में बहुत सारा हम लोगों ने एक्सपोर्ट पे बैन भी लगाया है, ठीक है। अब देखते हैं हिरोशिमा डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया, जहां पर थीम था टुगेदर विद हिबाकुशा, लेट अस अचीव एन न्यूक्लियर वेपन फ्री पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड एंड आवर प्लेनेट, ठीक है। 6 अगस्त हिरोशिमा डे। हिरोशिमा एक शहर है जापान में जहां पर बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था। यही पहली बार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया था, और जिसकी वजह से जापान में अभी भी लोग जो है वो ऐसे पैदा लेते हैं, मतलब थोड़ा उनका नाक चपटा रहता है, समझे। ये वर्ल्ड वार 2 का बात है। 15 अगस्त को जापान ने ये सरेंडर किया और वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कौन हैंडल करेगा देश को, तो मिलिट्री हैंडल करेगा। मिलिट्री में जो आर्मी चीफ है वो जो लीड कर रहे हैं, जिनका नाम है जनरल वकार उस जमान, वो हैंडल करेंगे, वही कंट्रोल लेंगे। ये जो लड़ाई हुआ है, ये जो हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, यहाँ का जो छात्र है, जो बांग्लादेश छात्र लीग है, वो लोग वायलेंट
प्रोटेस्ट कर दिया है और प्रोटेस्ट की वजह से इसको भगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो शेख हसीना है, इनके जो पिताजी थे मुजीबुर रहमान, ये फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने ये 30% रिजर्वेशन लेकर के आए थे, जिसकी वजह से इतना सारा झमेला हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज यहाँ पर जानना जरूरी है। यहाँ पर ये पहला बात कि जो शेख हसीना है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर है पूरे दुनिया की, जिन्होंने अवामी लीग को लीड किया है। ये अवामी लीग को कौन फाउंड किया था? इनके पिताजी, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फिजी के दौरे पे गई हुई है। इनका 2 दिन का ऑफिशियल विजिट है। यहाँ पर ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगी। जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विलियम कैटोनिवर और प्राइम मिनिस्टर का नाम है सितिवेनी राबुका। ये फिजी के प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है। जो फिजी का जो कैपिटल है वो है सुआ और करेंसी है यहाँ पर फिजियन डॉलर। ठीक, तो सुआ नाम का जगह में, जो कि कैपिटल है फिजी का, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो द्रौपदी मुर्मू है ये गांधी मेमोरियल कॉलेज विजिट करेंगी और नादी नाम के जगह में शिव सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल को विजिट करेंगी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने 4 पोस्टेज स्टैंप को लॉन्च किया है इस पेरिस ओलंपिक्स में, जो कि 33rd नंबर का ओलंपिक गेम है। ठीक है, यहाँ पर 4 स्पोर्ट को लेकर के स्टैंप लॉन्च किया गया है: जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग, टेबल टेनिस। जो खेलो इंडिया में हम लोग का 117 प्लेयर्स था, उसमें से 29 प्लेयर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं ओलंपिक्स में। फिर हम लोगों ने देखा कि जो 11 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी होगा पेरिस में ओलंपिक में, तो वहां पर मनु भाकर जो है वो बनेंगी फ्लैग बियरर, इंडिया का झंडा लहराएंगी। ठीक है, इतना प्राइड वाला काम इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। ये पहली इंडियन है जो कि एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल लेकर के आएंगे। ठीक है, और ये पहली महिला शूटर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल लेकर के आए हैं। ठीक है, अब अगला न्यूज है नोवाक जोकोविच को लेकर के। नोवाक जोकोविच जो है ये अपने करियर में पहली बार गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं ओलंपिक में। बहुत बड़े लीजेंड है, लेकिन पहली बार इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था? कार्लोस को हराया है, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अगर कार्लोस अल्कराज जीत जाते तो वो यंगेस्ट होते, लेकिन यहाँ पर ये जो है नोवाक जोकोविच ये ओल्डेस्ट मैन हो गए हैं सिंस 1908। ठीक है, जिन्होंने अपने स्पोर्ट में गोल्ड जीता है। ये गोल्ड जीतने के बाद ये 4 लोगों के अंदर शामिल हो जाते हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, 4 ग्रैंड स्लैम भी जीता है और गोल्ड भी जीता है। कौन कौन लोग हैं? आंद्रे अगेसी, राफेल नडाल, स्टेफी ग्राफ एंड सेरेना विलियम्स। फिर फॉर्मर इंग्लैंड का बैट्समैन है ग्राहम थॉर्पे, जो कि पास अवे हो गए हैं, जिनका निधन हो चुका है। ये इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट खेल चुके हैं। 2005 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। अब इंडियन क्लासिकल डांसर जो कि डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, कृष्ण जी की मूर्ति होंगी, ये इनका निधन हो गया है 84 का उम्र में। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का टैलेंट रखती थी। इनके लिए इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। इनका एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है ए पैशन फॉर डांस। फिर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो जाएगा अगर हम लोग ऊर्जा के लेकर के काम करेंगे, एनर्जी को लेकर के काम करेंगे। तो गैस प्रोडक्शन को लेकर के यहाँ पर बात किया गया है कि 2020-21 में हम लोग का गैस प्रोडक्शन जो था वो 28.7 बिलियन क्यूबिक मीटर था। अभी यानी कि 2023-24 में हमारा यही प्रोडक्शन कितना हो गया है? 36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर। और ये हमारा प्रोजेक्शन है कि 2026 तक हम लोग 45.3 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोड्यूस कर लेंगे। इसके बाद कहा गया कि ट्राई सर्विस फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ है न्यू दिल्ली में 5 अगस्त को। इसका जो चेयरमैन है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अब रिम्पैक एक्सरसाइज की बात करें तो रिम्पैक एक्सरसाइज 29 नंबर का इस बार हो रहा है। कहां पर? हवाई में। इसको लीड कर रहा है यूएस। इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आईएनएस शिवालिक। ठीक है, आईएनएस शिवालिक यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया है बल्कि जीता है। क्या जीता है? नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन, ये कंपटीशन को भी जीता है। ठीक है, ये आईएनएस शिवालिक के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि ये पहला स्टेल्थ वारशिप है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है। स्टेल्थ वारशिप का मतलब होता है कि इस वारशिप में, इस शिप के अंदर बहुत सारा रडार सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद देखें कि एक बुक लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, रेमिटेंसेस, रेजिलियंस एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें बताया जाएगा कि सार्क कंट्रीज के बीच में लोग किस तरह से माइग्रेट करते हैं। कुछ ट्रेंड्स होगा तो वो बताएगा, क्लाइमेट की वजह से क्यों इधर उधर भागते हैं वो बताया जाएगा, कोविड-19 में क्या स्थिति हुआ वो बताया जाएगा। साथ में जो
जो इसका एडिटर है, जो एडिट कर रहे हैं इस बुक को, इसका नाम है एस इरोदिया राजन। इन्होंने ये कहा है कि अगर सार्क कंट्रीज में सिमिलर करेंसी रहता तो हम लोग ज़्यादा डेवलप कर पाते। ठीक है, साथ में अब 10th नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया, जिसमें न्यू दिल्ली में एक एग्जीबिशन हो रहा है जिसका नाम रखा गया है विरासत। ये इसको कौन करवा रहा है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री करवा रहा है। ठीक है, पहला हम लोग हैंडलूम डे कब मनाए थे? 2015 में मनाए थे। अब 2024 हो गया, यानी कि 10 साल हो गया, इसलिए इस बार हम लोग 10th नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं। अब डॉपलर रडार को इस्तेमाल किया जाएगा, इसको इंस्टॉल किया जाएगा स्पीति वैली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ताकि इससे क्या फायदा मिल सके, ताकि हम लोग को ये मालूम चल सके कि क्या इन फ्यूचर में डिजास्टर होने वाला है। क्योंकि जो डॉपलर रडार है ना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत एक्यूरेटली ये इन्फॉर्मेशन देता है, डेटा देता है कि किस तरह से वेदर बदलने वाला है, किस तरह से डिजास्टर आने वाला है। तो डिजास्टर के बारे में, वेदर के बारे में हम लोग को पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस डॉपलर रडार की वजह से। ये जो डॉपलर रडार है ये काफ़ी इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसको हम लोग स्पीति वैली में लॉन्च करेंगे। डॉपलर रडार के अंदर भी एक एक्स बैंड का ऑप्शन आता है। जो एक्स बैंड है ये और भी ज़्यादा यूजफुल है, समझे? इसको आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। टोटल 3 डॉपलर रडार ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें 13 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है और ये जो है स्पीति का मतलब होता है मिडिल लैंड, जो इंडिया और तिब्बत के बीच में हो। ठीक, इसके बाद हम लोग देखें कि पीकॉक सेंचुरी 2 को डिक्लेयर किया गया। कर्नाटका में डिक्लेयर किया गया आदि चुंचनागिरी और केरला में छुलनावर। ठीक, इसके साथ साथ झारखंड ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसमें जो वुमेन लोगों को हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा। जो भी वुमेन 21 से 50 साल की उम्र की होंगी और 8 लाख रुपया से कम कमाती होंगी साल का। इसमें सरकार को कितना पर मंथ खर्चा लग जाएगा? 4000 करोड़ लग जाएगा पर मंथ। ठीक, फिर हम लोग देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली का एलजी है, इसके पास पावर है कि ये एमसीडी को इलेक्ट कर सकता है, एमसीडी का मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक, फिर हम लोग देखें कि अमेजन पे, एडीएन और बिल्डेस, इन लोगों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए लाइसेंस मिल गया है आरबीआई के द्वारा। इससे ये लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पेमेंट सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ कि आप चीज़ आपको समझ में आया हो। ये वीडियो मैं दोबारा रिलीज कर रहा हूँ, समझे? एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर वीडियो अच्छा से नहीं बन पाया था, रिकॉर्ड ही करने भूल गया था मैं, तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा मैं मजाक यहाँ पर ना कर पाया हूँ। ठीक है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, लाइक से मत कतराइए। ठीक है, और कमेंट करिए। मैंने आपको बोला कि जो इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गया, वो इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। जब आप दोगे वो चीज़ आपको याद रह जाएगा और दूसरे बच्चे जो होंगे उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा भी। तो कमेंट करिए, आप इन्फॉर्मेशन बताइए और दूसरा पीपीपी मॉडल जो है वो आप समझाइए कमेंट में। और मुझे आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, तो मैं वो इनकॉर्पोरेट करूंगा अगले वीडियो से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।